हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और घर पर रहकर हमारे साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स मेंटर राहुल गोस्वामी। अभी तक लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कैसे किसी भी 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकालते हैं, हम 3/3 का डिटरमिनेंट निकालते हैं, 1 ऑर्डर की डिटरमिनेंट निकालते हैं। और हमने एक शॉर्ट ट्रिक भी देखी थी किसी भी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू को निकालने के लिए। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। ये प्रॉपर्टीज जो हैं ये हमें सॉल्व करेंगे अगर कोई बड़ा जैसे 3/3 का है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखने वाला हमारा डिटरमिनेंट है तो उसकी वैल्यू हम कैसे निकालें। तो हम कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी वो आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, पहले इसको समझें। अगर मैं आपने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रखा है तो वैसे ही अगर मैं डिटरमिनेंट में रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दूं, अगर मैं क्या करूं रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दूं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जो होती है चेंज नहीं होती है। क्लियर, नोट कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज if we interchange rows and columns। अगर हम कॉलम या रो को इंटरचेंज करते हैं तो हमारी डिटरमिनेंट वैल्यू कोई भी कभी भी चेंज नहीं होगी। देखिए a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 ये कोई डिटरमिनेंट है। इसका अगर डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, अलोंग फर्स्ट रो। एक्सपेंशन आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया गया है, अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं हमारा प्रीवियस लेक्चर। क्लियर, तो देखते हैं a1 में क्या आएगा। a1 लिया, इसको छुपाया, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आगे साइन प्लस याद होना चाहिए, b2 c3 माइनस c2 b3, फिर माइनस का a2, इसको छुपाया क्या होगा c3 b1 या फिर b1 c3 माइनस c1 b3 प्लस a3 के लिए फर्स्ट रो के अलोंग कर रहे हैं, फर्स्ट रो छुपाया, लास्ट कॉलम छुपाया, क्या बचा b1 c2 माइनस c1 b2। क्लियर, यही बचेगा। अब देखते हैं हम क्या करते हैं, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं। मतलब कि अगर ए था तो इसका क्या हो जाएगा a डैश, जो कि हम ट्रांसपोज बोलते हैं, मॉड ऑफ ए ट्रांसपोज। क्या हो जाएगा ये a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। क्लियर, इसको हम एक्सपेंड करते हैं अलोंग फर्स्ट रो एक्सपेंड करते हैं, क्या हो जाएगा देखिएगा a1, इसके अलोंग कर रहे हैं a1 b2 c3 माइनस b3 c2 b2 c3 माइनस b3 c2, यही हुआ। माइनस का b1 ए छुपाया, इसको छुपाया, क्या बचा a2 c3 माइनस a3 c2 माइनस c2 a3 प्लस c1 को छुपाया, इसको छुपाएंगे, क्या बचेगा a2 b3 माइनस a3 b2 माइनस a3 b2। अब मुझे प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, तो ए वाला पार्ट तो हमारा सेम ही दिख रहा है, इसको हम छेड़ते नहीं हैं, हम इसको ओपन करते हैं। क्लियर, इन दोनों ब्रैकेट को ओपन करते हैं, क्या हो जाएगा ये a1 b2 c3 माइनस b3 c2 माइनस मल्टीप्लाई कर दिया b1 a2 c3 प्लस माइनस प्लस b1 c2 a3, फिर प्लस का साइन है, अंदर ले गए c1 a2 b3, अंदर माइनस का है बाहर प्लस का है, माइनस c1 a3 b2। क्लियर, इनको ओपन कर लिया। फिर इसको और सॉल्व करते हैं आगे।
A1 इसको सेम लिखा रहने दिया B2C3 माइनस B3C2। क्लियर। अब क्या करना है, अब मुझे कोशिश करना है कि मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ए वाला पार्ट मेरा सेम था इसलिए मैंने इसको ओपन नहीं किया। ए वाला पार्ट क्या था, इसके सेम था तो मैंने इसको ओपन नहीं किया। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे A2 कॉमन में चाहिए, तो मैं A2 को कॉमन लेता हूँ माइनस साइन के साथ यहाँ पे। अब देखिए A2 कॉमन लिया माइनस साइन के साथ, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचेगा B1C3, तो यहाँ पे बचा B1C3, तो ये वाला पार्ट कवर्ड। और A2 कहाँ पे है, A2 यहाँ पर है, तो यहाँ पे क्या है C1B3 माइनस साइन के साथ है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस C1B3। क्लियर। अब यहाँ पे क्या बचा, कौन सा, ए वाला पार्ट भी कवर्ड हो गया। अब इन दोनों को देखें, इन दोनों में क्या बचा है, कॉमन है A3 प्लस का A3, क्या होगा, प्लस साइन का कॉमन लिया है B1C2, यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस साइन बाहर है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आया। A3 कॉमन है C1B2। क्लियर, यही होगा। तो आपका हम देखें अगर ये मॉड A था और ये था हमारा मॉड A ट्रांसपोज, तो यहाँ से क्या मिला हमें, मॉड A इज इक्वल टू मॉड ऑफ A ट्रांसपोज। क्लियर, मॉड A इक्वल टू मॉड ऑफ A ट्रांसपोज, यानी कि अगर हम कोई भी दो रो या सारी की सारी रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं तो हमारी ट्रांसपोज वैल्यू में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। क्लियर, नोट कर लीजिए। नोट करने के लिए क्या करिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा और आराम से नोट कर सकते हैं। क्लियर, नोट करिए, फिर सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर हम अब फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने देखा कि हम सारी की सारी रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज कर रहे थे या कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज कर रहे थे, मतलब ट्रांसपोज निकाल रहे थे, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई भी डिफरेंस नहीं आया था। सेकंड प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर हम कोई भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं डिटरमिनेंट में, अगर हम कोई भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो हमारा डिटरमिनेंट का वैल्यू का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर, जैसे कोई डिटरमिनेंट दिया गया है 3/3 का और इसमें मैं रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर दूं, रो 1 को रो 2 बना दूं या रो 2 को रो 1 बना दूं, तो क्या होगा, अगर पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू a थी तो बाद में उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू -a हो जाएगी। और सेम विथ कॉलम ऑल्सो, कि कॉलम में भी अगर कॉलम कोई भी दो कॉलम को इंटरचेंज करता हूँ तो कॉलम की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसका साइन चेंज हो जाएगा। पहले अगर -b था तो अब b हो जाएगा। क्लियर, लिख लेते हैं, इफ एनी two rows or columns are interchanged then value of then sign of determinant changes। जो भी साइन होगा डिटरमिनेंट का वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। प्रूफ देख लीजिए इसका, प्रूफ ए कोई भी डिटरमिनेंट है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। क्लियर, ये है। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं जैसे अभी किया था अलोंग फर्स्ट रो। तो A1 क्या हो जाएगा, A1 को किया B2C3 माइनस B2C3 माइनस B3C2 माइनस A2 इसको छुपाया क्या बचा, B1C3 माइनस C1B3 प्लस A3 B1C2 माइनस C1B2, यही आएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, कोई भी दो या रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं। किसको करते हैं इंटरचेंज, बताइए, सोचिए। कोई भी दो रो कोई भी दो कॉलम को कर सकते हैं, आप किसी भी से करिए। आप पहले मेरा देख लीजिए, मैं कर रहा हूँ R1 को इंटरचेंज कर रहा हूँ R3 से। मैंने क्या किया, R1 और R3 को इंटरचेंज किया, तो क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा ये चीज़, यहाँ पे देखिए R1 और R3 को इंटरचेंज किया तो R1 की जगह क्या आ जाएगा, R3 के एलिमेंट्स रहेंगे C1 C2 C3 B1 B2 B3 और A1 A2 A3।
क्लियर। R1 और R3 को चेंज किया है तो रो 2 तो सेम रहने वाली है, सिर्फ R1 की जगह R3 के एलिमेंट्स आ जाएंगे और R3 की जगह R1 के एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं, किसके अलॉन्ग, फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग नहीं, हमें पता है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, हमेशा सेम आना है, कोई से भी कॉलम है कोई से रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करें। तो मैं एक्सपेंड करता हूँ अलॉन्ग थर्ड रो। यहाँ पे किसके अलॉन्ग किया था, अलॉन्ग फर्स्ट रो। आप फर्स्ट रो के अलॉन्ग भी यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन प्रूफ करने में थर्ड रो के अलॉन्ग अगर मैं प्रूफ करूँगा थोड़ा इजी पड़ेगा हमें। क्लियर। देखिए यहाँ पे क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट है, प्लस का साइन आएगा, A1 क्या बचेगा, B3C2 माइनस B2C3 क्लियर। फिर A2 माइनस का साइन आएगा A2 के साथ, इसको छुपाएंगे इसको छुपाएंगे, क्या बचेगा C1B3 माइनस B1C3 क्लियर। फिर A3 के अलॉन्ग A3, इसको छुपाया क्या बचा, C1B2 माइनस B1C2 क्लियर, यही बचेगा। अब मैं क्या करूं, अब मैं देख रहा हूं इसमें उसमें क्या अंतर है, सिर्फ ए वाला टर्म जो है वो बाद में लिखा है और यहाँ पे पहले, यहाँ पे B3, यहाँ पे कुछ गलती हुई, B3C2 है, B3C2 क्लियर। यहाँ पे जो B3C2 है वो यहाँ पे लिखा है। तो मैं क्या करूँ, अगर सब में से माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो ये टर्म क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। जैसे अगर मेरा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ B माइनस ए लिखा है, मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन लूँ तो क्या हो जाता है, माइनस ऑफ A माइनस B हो जाता है। वैसे ही मैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेता हूँ, माइनस साइन कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ पे A1, ये दोनों टर्म इंटरचेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएगा B2C3 माइनस B3C2 क्लियर। फिर A माइनस का A2 रहेगा, ये दोनों टर्म इंटरचेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएगा B1C3 माइनस C1B3, ए वाला प्लस A3, ये दोनों टर्म इंटरचेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएगा B1C2 माइनस C1B2, यही हो जाएगा। B1C2 माइनस C1B2 क्लियर, यही होने वाला है। अब मैं देख रहा हूँ कि जो मेरा ए वाला पार्ट है और ए वाला पार्ट है वो पूरा का पूरा सेम है, तो इसकी वैल्यू अगर डेल्टा थी और इसकी वैल्यू डेल्टा डैश थी, इसको डेल्टा ले लिया, इसको डेल्टा डैश ले लिया, तो यहाँ पे क्या मिला, डेल्टा डैश इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा, डेल्टा डैश इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा। मतलब अगर मैं किसी भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर रहा हूँ और फिर उसका एक्सपेंशन करता हूँ तो क्या मुझे मिलेगा, जो डिटरमिनेंट की वैल्यू का साइन होगा वो हमारा चेंज हो जाएगा। अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू लूँ, मतलब मॉडुलस वैल्यू, दोनों ही सेम आने वाली हैं, सिर्फ डिफरेंस किसमें आने वाला है, अगर मैं मॉडुलस वैल्यू लेके नॉर्मल वैल्यू लेता हूँ तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी वो हमारी चेंज हो जाएगी। क्लियर, नोट कर लीजिए। दो प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं, कौन कौन सी। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी, अगर हम सारी की सारी रोज और सारी की सारी रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब कि ट्रांसपोज निकाल के डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं, तो कोई भी चेंज हमें डिटरमिनेंट वैल्यू में नहीं मिलेगा। सेकंड प्रॉपर्टी क्या देखी, सेकंड प्रॉपर्टी हमने यूज़ की, पढ़ी कि अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम को हम इंटरचेंज करते हैं तो जो हमारी डिटरमिनेंट वैल्यू होगी उसका साइन हमारा चेंज हो जाएगा। क्लियर। अब हम जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, अभी टोटल आपकी 7 प्रॉपर्टी ऐसी डिस्कस करना है। आपके एनसीईआरटी में 6 प्रॉपर्टीज़ दी गई है, एक प्रॉपर्टी और मैं आपको बताऊंगा एक्स्ट्रा में। तो जो आपकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम अपनी पिछली जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं उनकी हेल्प से भी प्रूफ करेंगे। क्लियर। तो हम थर्ड प्रॉपर्टी देखें, तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट की कहती है अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम किसी भी डिटरमिनेंट के सेम हो जाएं तो उसकी वैल्यू 0 होती है। कोई भी दो रो या दो कॉलम किसी भी डिटरमिनेंट के सेम हो जाएं तो उसकी वैल्यू 0 होती है। देखते हैं, पहले लिख लेते हैं, इफ़ एनी टू रो और टू कॉलम आर आइडेंटिकल then
its determinant is 0. क्लियर? देखते हैं, कोई भी एक डिटरमिनेंट था डेल्टा जो था a1 a2 a3 b1 b2 b3 a1 a2 a3। क्लियर? ये कोई भी डिटरमिनेंट था। अब मैं क्या करूं, इसमें एक सेकंड प्रॉपर्टी हमने वो पर लगाई कि R1 को R3 से इंटरचेंज किया। हमारा डेल्टा क्या है, a1 a2 a3 b1 b2 b3 और a1 a2 a3। हमने R1 और R2 को इंटरचेंज किया तो क्या हो जाएगा, डेल्टा डैश। डेल्टा डैश क्या हो जाएगा, a1 a2 a3 b1 b2 b3 a1 a2 a3। क्लियर? तो हमारा डेल्टा क्या हो जाएगा, हमारा डेल्टा क्या हो जाएगा, a1 a2 a3 b1 b2 b3 a1 a2 a3। हमने क्या किया है, R1 और R3 को इंटरचेंज किया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव का निशान। अभी हमने सेकंड प्रॉपर्टी में पढ़ा था, कोई भी दो रो या दो कॉलम को हम इंटरचेंज करते हैं तो हमारा नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो हमने R1 और R3 को इंटरचेंज किया तो हमारा क्या आ गया, नेगेटिव निशान आ गया। और अब डेल्टा एक इसके बराबर होगा माइनस ऑफ, इसकी वैल्यू क्या है हमें, डेल्टा पता है, माइनस ऑफ डेल्टा। डेल्टा इस साइड आएगा 2 डेल्टा इक्वल टू 0, डेल्टा इक्वल टू हमें मिल गया 0। क्लियर? डेल्टा की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 0। क्लियर? देखिए क्या था, डेल्टा कोई भी था जिसमें a1 a2 a3 था, b1 b2 b3 था, a1 a2 a3 था। हमने R1 और R3 को इंटरचेंज किया तो जैसा कि हमने सेकंड प्रॉपर्टी में पढ़ा है क्या, कि जो भी हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी, अगर हम कोई भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो हमारा नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मतलब साइन चेंज होगा। तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, R1 R3 को इंटरचेंज किया, R1 को R3 से इंटरचेंज कर दिया तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या थी, हमें पता है डेल्टा है, तो डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा, 2 डेल्टा इक्वल टू 0, डेल्टा इक्वल टू 0। क्लियर? एक एग्जांपल भी ले लेते हैं इसमें। एग्जांपल, अगर कोई भी मॉड ए क्या है 1 2 3 0 3 4 1 2 3। क्लियर? दो रो हमने सेम ले लिए, इसका हमें डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है। तो हम कौन से रो कौन से कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करें, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि हम उस रो के अलोंग एक्सपेंड करें या उस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करें जहाँ पे हमें नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा मिल रहे हैं, तो हमारा इजी पड़ जाता है। यहाँ पे एक जीरो है तो वो सेकंड रो में भी है और फर्स्ट कॉलम में भी है, तो हम फर्स्ट कॉलम में करते हैं क्योंकि यहाँ पे 1 भी है, तो 1 से मल्टीप्लिकेशन करना हमारा ईजी हो। ओवरऑल एक कैलकुलेशन ईजी करने के लिए है, कोई रूल नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन जिससे हमारी ईजी हो जाए। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम के अलोंग कर रहे हैं 1, इसको छुपाए, इसको 3 3 जा 9 माइनस 4 2 जा 8। क्लियर? ये 0 है तो माइनस 0 हो जाएगा, प्लस 1, इसको छुपाया 4 2 जा 8 माइनस 3 3 जा 9। यहाँ पे क्या बचा, 9 माइनस 8 1 इंटू 1 1 प्लस 8 माइनस 9 माइनस 1 प्लस इंटू 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। आप कोई भी डिटरमिनेंट ले लीजिएगा जिसमें कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम कर लीजिएगा, आपको आंसर हमेशा क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। क्लियर? नोटेड डाउन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। 3 प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं, अब देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलती है, फोर्थ प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर हम किसी भी कॉमन फैक्टर को, अगर कोई भी हमें कॉमन फैक्टर दिख रहा है फर्स्ट रो के एलिमेंट्स में या फिर सेकंड रो के एलिमेंट्स में या फिर थर्ड रो के एलिमेंट्स में, किसी भी रो में या फिर किसी भी कॉलम में कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं अपने डिटरमिनेंट के। क्लियर? और वैसे भी, और दूसरी वर्ड्स में बोलूँ तो हम किसी भी नंबर को, किसी भी स्केलर नंबर को किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसी स्केलर नंबर के टाइम्स हो जाएगी। क्लियर? क्या बोल रहा हूँ मैं, हम लैंग्वेज लिख लेते हैं। इफ एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड टू एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और column, then
वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बिकम्स, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे एक नंबर था, के नंबर था जिसका मैंने मल्टीप्लाई किया था, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बिकम्स के टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट। हमारे जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, के से मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर? देखते हैं क्या बोल रहा हूँ मैं। अगर मैं बोलूँ कि कोई भी हमारा डिटर्मिनेंट था a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, कोई भी अगर हमारा डिटर्मिनेंट था तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, एक्सपेंशन देख लेते हैं। a1 b2 c3 माइनस c2 b3 माइनस a2 के फर्स्ट रो के लॉन्ग कर रहे हैं, इसको छुपाए इसको, b1 c3 माइनस c1 b3 प्लस a3 b1 c2 माइनस b2 c1। क्लियर? यही आया था। अगर मैं सारे के सारे एलिमेंट्स में किसका मल्टीप्लाई करता हूँ, m का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो अगर मैं फर्स्ट रो में सारे एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई m से करता हूँ तो m a1 m a2 m a3 b1 b2 b3, तो ये डेल्टा डैश क्या हो जाएगा देखते हैं, c1 c2 c3। क्लियर? डेल्टा डैश के लिए मैंने पूरी डिटरमिनेंट को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, m से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको एक्सपेंड करें तो क्या हो जाएगा, m a1 b2 c3 माइनस c2 b3 माइनस m a2, इसको छुपाया b1 c3 माइनस c1 b3 प्लस m a3 b1 c2 माइनस b2 c1। क्लियर? यही आएगा। अब मैं क्या करूं, तीनों से m कॉमन आ रहा है, m को कॉमन ले लेता हूं, लिया मैंने m कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पे, a1 b2 c3 माइनस c2 b3 माइनस a2 b1 c3 माइनस c1 b3 प्लस a3 b1 c2 माइनस b2 c1, यही बचेगा। और यही क्या था, हमारा डेल्टा की वैल्यू थी, तो ये क्या हो जाएगी, m टाइम्स ऑफ डेल्टा। तो हमारा डेल्टा डैश क्या मिला हमें, डेल्टा डैश मिला m टाइम्स ऑफ डेल्टा। क्लियर? अगर मैं किसी भी रो में, या फिर ये तो मैं रो में लिया एग्जांपल, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में हम किसी भी एक स्केलर नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट नंबर का, तो क्या होगा, हमारा जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। सेम हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कोई भी कांस्टेंट फैक्टर को बाहर भी निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं आपके लिए, नोट कर लीजिए। नोट करने के लिए क्या करिएगा आप, जब मैं लिख लूँ उसके बाद आप वीडियो को पॉज करिए और आराम से नोट कर सकते हैं। जब मैं आपको समझा रहा होता हूँ तब नोट करने की कोशिश ना करिएगा, क्योंकि क्या होता है कभी कभी आप नोट करने में लग जाएंगे और मैं कुछ यहाँ पे चीज़ें बता दूंगा वो आपकी छूट जाती हैं। तो पहले आप समझ लें, फिर 5 मिनट लगेगा, वीडियो को पॉज करें और आराम से नोट कर सकते हैं। तो मैं कोई भी एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल है मेरा, कोई भी डिटरमिनेंट था जो था हमारा 25 50 10 15 30 2 4 3 9, ये था हमारा डिटरमिनेंट। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि अगर मैं फर्स्ट रो में क्या कॉमन लूँ, क्या कॉमन आ सकता है, 5 कॉमन आ सकता है, तो मैं इसमें से 5 को कॉमन निकाल सकता हूँ। तो 5 कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 5 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 10 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा। क्लियर? फिर सिर्फ हमने कहाँ से कॉमन लिया है, सिर्फ फर्स्ट रो से कॉमन लिया है, बाकी का बाकी हमें सेम लिख देना पड़ेगा। 15 2 4 30 3 9। जब हम मैट्रिक्स पढ़ रहे थे वहाँ पे हमने देखा था जब हम कॉमन लेते थे तो मैट्रिक्स के अंदर के सारे एलिमेंट से हम कॉमन लेते थे। यही यहाँ पे डिफरेंस है, जब हम डिटरमिनेंट के अंदर से कॉमन ले रहे हैं तो हम किसी भी एक रो या एक कॉलम के अलावा कॉमन लेंगे। क्लियर? अब
अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, अब कहाँ से कॉमन आ सकता है, अब मैं देखूँ तो फर्स्ट कॉलम से कॉमन आ सकता है, तो फर्स्ट कॉलम से कॉमन ले लिया, 5 ये पहले से था, 5 कॉमन लिया, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा 6, 10, 2, 2, 4, 3, 9। इस तरीके से हम अपना कैलकुलेशन इजी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे करता तो मुझे किसी भी नंबर का 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, यहाँ पे मैंने सीधे 25 बाहर 5 × 5 बाहर आ गया, तो मुझे इस 25 का सिर्फ एक ही बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे छोटे नंबर मिल गए, तो मेरी कैलकुलेशन क्या होगी, ईजी हो जाएगी। क्लियर। ओवरऑल हम क्या कर रहे हैं, हमारा कैलकुलेशन ईजी करने के लिए ये सब प्रॉपर्टीज़ का हम यूज़ करेंगे। क्लियर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान सुनिएगा, अगर हमारे पास किसी भी रो में ऐसे टर्म्स प्रेजेंट, किसी रो या किसी कॉलम में ऐसे टर्म्स प्रेजेंट है जो सम ऑफ टू टर्म्स के, ऐसे एलिमेंट्स प्रेजेंट है जो सम ऑफ टू टर्म्स के फॉर्म में हो, तो हम क्या कर सकते हैं, उस डिटर्मिनेंट को हम दो डिटर्मिनेंट में अलग अलग लिख सकते हैं। पहली डिटर्मिनेंट में हम फर्स्ट टर्म की हेल्प से लिखेंगे और सेकंड डिटर्मिनेंट में हम सेकंड टर्म की हेल्प से लिखेंगे। क्लियर, देख लीजिए, थोड़ा समझ में आएगा आपको। अगर मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट है जहाँ पे a1 + α1 है, a2 + α2 है, a3 + α3 है, यहाँ पे b1 b2 b3 है, यहाँ पे c1 c2 c3 है। मैंने क्या बोला, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सम ऑफ टू टर्म्स के फॉर्म में हैं। जैसे यहाँ पे मैं देखूँ फर्स्ट कॉलम में मेरे पास सम ऑफ टू टर्म्स दिए गए हैं। क्लियर, तो मैं इस डिटरमिनेंट को कैसे लिख सकता हूँ, इस डिटरमिनेंट को मैं दो डिटरमिनेंट में लिख सकता हूँ। कैसे, फर्स्ट डिटरमिनेंट में जो होगा वो मेरा फर्स्ट टर्म वाला आएगा और सेकंड जो डिटरमिनेंट में होगा उसमें सेकंड टर्म्स वाले टर्म्स लिखूंगा। किस तरीके से, देखिए, इक्वल टू फर्स्ट डिटरमिनेंट में कैसे लूँगा, सिर्फ फर्स्ट टर्म्स की हेल्प से, a1 a2 a3 और सेकंड रो सेम रहेगी, b1 b2 b3 c1 c2 c3 प्लस, अब सेकंड डिटरमिनेंट में क्या लिखूंगा, जो सेकंड टर्म है उसकी हेल्प से क्या हो जाएगा, यहाँ पे α1 α2 α3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। क्लियर, ये प्रॉपर्टी हमें बहुत हेल्प करने वाली है। प्रूफ देख लीजिए जल्दी से इसका। अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, इसको अगर मैं बोलता हूँ डेल्टा, तो डेल्टा क्या हो जाएगा, a1 α1 क्या हो जाएगा, a1 α1 का मल्टीप्लाई किससे करते हैं, इससे, और इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे लिख सकता हूँ मैं, b2 c2 b3 c3, या फिर ऐसे लिख दूँ b2 - c3 - c3 b2, तो a1 + α1 को इस तरीके से लिख सकता हूँ, और फिर माइनस a2 + α2, तो ये क्या हो जाएगा, इसको छुपाया क्या बचेगा, b1 c3 b3 c3। क्लियर, क्योंकि आपको 2/2 का पता है कि अगर a b c d मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या होता है, ad - bc। क्लियर, इसका 2/2 का आपको डिटरमिनेंट निकालना बताया था, तो क्या होता है ad - bc। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे ही इसको लिखा है, थोड़ा सॉल्व करने में इजी होगा और कुछ नहीं, प्लस a3 + α3, इसको कैसे, इसको छुपाया क्या बचा, b1 c1 b2 c2। क्लियर, अब इसको हम ब्रेक कर लेते हैं अलग अलग, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू, यहाँ पे a1 बचा, b2 c2 b3 c3। क्लियर, फिर a2 वाला टर्म लिखते हैं, माइनस a2 b1 c3 b3, यहाँ पे शायद कुछ गलती हुई थी, a2 α2, इसको छुपाया, इसको b1 c1 b3 c3 b1 c1 b3 c3। क्लियर, यहाँ पे a3 वाला टर्म लिखते हैं, a3 b1 c1 b2 c2। क्लियर, अब क्या करते हैं, α1 वाले टर्म्स लिखते हैं, यहाँ पे α1 था, प्लस α1 b2 c2 b3 c3 माइनस α2, यहाँ पर माइनस का साइन, माइनस α2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, b1 c1 b3 c3 प्लस α3
B1 C1 B2 C2। देखिए आप सिर्फ इस टर्म्स को देखिएगा, इनको टर्म्स को देखूं तो ए क्या बड़ा इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं मैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। क्लियर। जैसे A1 को एक्सपेंड करता हूँ क्या बचेगा, इसको छुपाया इसको बचाया, B2 C3 माइनस B3 C2 यही आएगा, फिर माइनस A2 ये आएगा, प्लस का साइन लगाया। फिर यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 बाहर है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, और यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा 1 का क्या आएगा, यहाँ पे एलिमेंट्स आने B2 C2 B3 C3 B2 C2 B3 C3 सेम B1 C1 यहाँ पे आ जाएंगे। अब आप इसको ब्रेक करके देखिएगा तो आपको ये तीनों एलिमेंट मिल रहे होंगे, इसको ब्रेक करके देखिएगा ये तीनों एलिमेंट मिल रहे होंगे। तो हमारा प्रूफ हो गया कि जो हमारे कोई भी रो है या कोई भी कॉलम है उसमें हमारा जो एलिमेंट्स हैं वो सम ऑफ टू टर्म्स के हेल्प से लिखे गए हैं। तो मैं उसको दो अलग अलग डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख सकता हूँ, और उसको क्या करेंगे हम, जो हमारे फर्स्ट जो हमारी जैसे इसमें फर्स्ट कॉलम थी, फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट टर्म वाला आएगा और इसमें फर्स्ट कॉलम में सेकंड टर्म वाला आएगा टर्म। क्लियर। वैसे ही अगर हमारे पास यहाँ पे 2 टर्म दिए गए, अगर 3 टर्म दिए गए होते तो हम क्या करते, इसको 3 डिटरमिनेंट में हम लिख लेते। क्लियर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर हम किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में कोई भी एक नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं और उसको हम दूसरे रो में या कॉलम में ऐड कर देते हैं तो हमारी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, कभी भी चेंज नहीं होगी। जैसे हम मैट्रिक्स में देख रहे थे कि हम R1 में अगर R1 प्लस के टाइम लैम्डा टाइम्स ऑफ R2 करते हैं तो हमारी मैट्रिक्स चेंज नहीं होती थी, वैसे ही हमारी जो डिटरमिनेंट वैल्यू होगी वो भी चेंज नहीं होगी। अगर मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई करता हूँ और फिर उसको किसी दूसरी रो या कॉलम में ऐड करता हूँ तो हमारी डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। लिख लेते हैं पहले से, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट does not change if we multiply any row or column by any number or expression and is added to other row। क्या मतलब इसका, अगर मैं कहूँ कोई मेरे पास डिटरमिनेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 और इसमें मैं ऑपरेशन लगाऊं क्या, कॉलम 1 में ऑपरेशन लगाऊं C1 प्लस m टाइम्स ऑफ C2, C1 प्लस m टाइम्स ऑफ C2, तो ये क्या हो जाएगा, C1 में चेंज आने वाला है A1 प्लस m टाइम्स ऑफ B1, A2 प्लस m टाइम्स ऑफ B2, A3 प्लस m टाइम्स ऑफ B3, बाकी सब सेम रहने वाला है B2 B3 C1 C2 C3। क्लियर, यही हमको अब प्रूफ करना है। तो प्रूफ देखिएगा बड़ा सिंपल है, प्रूफ इसका बहुत ही सिंपल है। अभी जो हमने लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी है उन्हीं की हेल्प से देखिए, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में क्या है, 2 टर्म्स हैं तो मैं इसको 2 अलग अलग डिटरमिनेंट में लिख सकता हूँ। देखिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, इसको लिख लिया। और कैसे लिख सकता हूँ इसको फिर, MB1 B1 C1 MB2 B2 C2 MB3 B3 C3 लिख सकता हूँ कि नहीं। अभी जो हमने लास्ट प्रॉपर्टी 5 पढ़ी है उसके हेल्प से लिख सकते हैं। कोई भी रो या कॉलम में जो एलिमेंट्स हैं हमारे वो सम ऑफ 2 टर्म्स हैं तो हम उसको 2 डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। फर्स्ट डिटरमिनेंट में क्या आएगा, फर्स्ट टर्म की हेल्प से, और सेकंड डिटरमिनेंट में क्या आएगा, सेकंड टर्म की हेल्प से। क्लियर। फिर हमने थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमारी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से हम कोई भी एलिमेंट कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहाँ से फर्स्ट कॉलम से m कॉमन ले रहे हैं,
क्लियर। फर्स्ट कॉलम से हम क्या कर रहे हैं, एम कॉमन ले रहे हैं, एम बाहर आ गया, क्लियर। अब सॉरी ये फोर्थ प्रॉपर्टी थी हमारी। फिर अब थर्ड प्रॉपर्टी यूज होगी। क्या थर्ड प्रॉपर्टी में क्या बोला था कि आप प्रॉपर्टी नंबर से मत याद करिएगा, आप प्रॉपर्टी याद करिएगा कि होती क्या है। एक प्रॉपर्टी क्या बताई थी आपको कि हम कोई भी एलिमेंट कॉमन ले सकते हैं, तो हमने यहाँ पे एम कॉमन ले लिया। फिर क्या एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि अगर कभी भी दो रो या दो कॉलम सेम हो जाएं तो हमारी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम दो कॉलम हमारे सेम हो गए, तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास केवल बचेगा A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3, और वही हमारा आ गया, क्लियर। तो हमारा LHS इक्वल टू RHS। क्या किया हमने आपको बताया है कि अगर जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो कभी भी चेंज नहीं होगी अगर हम किसी भी रो या किसी कॉलम में एक स्केलर नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं और उसको हम दूसरी रो या दूसरी कॉलम में ऐड कर देते हैं। फिर तो हमने क्या किया, यहाँ पे C1 प्लस MC2 किया। तो हमने प्रूफ करना था कि ए डिटरमिनेंट है वो इस डिटरमिनेंट के बराबर है। तो हमने इस डिटरमिनेंट को क्या किया, ओपन किया। हमने देखा फर्स्ट कॉलम में दो सम ऑफ टू टर्म्स के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है, तो हमने इसको अलग अलग लिख लिया। तो यहाँ पे A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। यहाँ पे क्या मिला था, MB1 MB2 MB3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। फिर हमने फर्स्ट कॉलम से m को कॉमन ले लिया। फिर हमने देखा कि जो हमारा फर्स्ट कॉलम है और सेकंड कॉलम है वो हमारा आइडेंटिकल है। तो हमने क्या बोला कि अगर आइडेंटिकल है कोई भी दो रो या दो कॉलम तो उसकी वैल्यू 0 हो जानी है। तो हमें फिर फाइनली ये मिल गया और वही हमारा LHS के बराबर था, क्लियर। नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम डिस्कस करें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर मान लीजिए हमें कोई भी डेल्टा R दिया गया है, डेल्टा R डिटरमिनेंट ऑफ R क्या दिया गया है, F1R F2R F3R A B C D E F, जहाँ पर F1R F2R एंड F3R are function of R and A B C D E F are constant, क्लियर। हमें इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है कि हमारा कोई भी डेल्टा आर है वो है F1R F2R F3R A B C D E F, और यहाँ पे F1R F2R F3R क्या हैं, फंक्शन ऑफ R हैं, और A B C D E F क्या है, हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं। तो हमारा डेल्टा ऑफ सिग्मा ऑफ डेल्टा R यहाँ पे R बिलोंग्स टू 1 से लेकर n तक, ये क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे सिग्मा निकालूँ, सिग्मा आपको पता होगा सिग्मा n क्या होता है, सिग्मा n लिखूँ मैं n इक्वल टू 1 से लेकर 3 तक, तो ये क्या होगा, n की जगह 1 रखो 1, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो। सिग्मा का मतलब एडिशन, सिग्मा का मतलब क्या होता है एडिशन, और पाई का मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, और सिग्मा का मतलब होता है हमारा एडिशन, क्लियर। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ कर रहे हैं हम कि अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे समेशन लगा रहा हूँ मैं डेल्टा R का, और कहाँ तक R इक्वल टू 1 से लेकर n तक। तो यहाँ पे जो भी फंक्शन ऑफ R होगा वहाँ पे मेरा सिग्मा का ऑपरेशन लग जाएगा, सिग्मा R इक्वल टू 1 से लेकर n तक, F1R सिग्मा R इक्वल टू 1 से लेकर F2R n तक, और सिग्मा F3R R इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और यहाँ पे बाकी सब सेम रहने वाला है A B C D E F, क्लियर। ये हमारा सिग्मा में हो गया। अगर सेम हमें इंटीग्रेशन निकालना होगा, अगर इंटीग्रेशन मुझे निकालना है A से लेकर B तक डेल्टा R डॉट dx dr लेते हैं dr, तो क्या हो जाएगा, इसमें लगाएंगे फिर इंटीग्रेशन A से लेकर B F1R dr, A से लेकर B F1R सॉरी F2R dr, इंटीग्रेशन ऑफ A से लेकर B F3R dr, क्लियर। और बाकी सब हमारी चीज़ें क्या रहेंगी, सेम ही रहेंगी A B C D E F, क्लियर। ये हमारा तो जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन है, वहाँ हमें हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्लियर।
तो आज हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ आपके साथ डिस्कस करी, जिसकी हेल्प से हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना सीखें। क्लियर? नोट्स बनाते रहिएगा और प्रॉपर रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि मैथ्स में या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट है रिवीजन। अगर आप रिवीजन टाइम टू टाइम कर रहे हैं तो आपकी सब्जेक्ट पर पकड़ बनी रहेगी, वरना आप चीज़ें भूलने लगते हैं एक टाइम पे। इसलिए कोशिश करिए कि रिवीजन करते रहिए। क्लियर? थैंक यू।